नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से बीपीएससी में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका डिस्कशन आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग 66वीं बीपीएससी में एलपीपी से जो सवाल पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब तक हम लोग लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए क्या है, 10वां एक क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था 66वीं में एलपीपी से। सवाल आपका ये है, एलपीपी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, इसका डीवल निकालना था और डीवल का भी ऑप्टिमल जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको बताना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है अपना सवाल। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ठीक है हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से, जैसे इसको सिंप्लेक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और राइट हैंड साइड में ये जो दो है एक है, ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये सब है, यानी कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है और राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग को बस इन इक्वलिटी, ये वाला पहला इन इक्वलिटी है, ये दूसरा इन इक्वलिटी है। ठीक है, तो जो इन इक्वलिटी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है स्लैक वेरिएबल को यूज करके। ठीक है, यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल S1 है, दूसरा S2 है। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन में आ गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंप्लेक्स टेबल बनाना है हम लोग को। यहाँ से देखिए, यहाँ पे और सबसे पहले एलपीपी में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक इनिशियल फिजिकल बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं। इनिशियली कोई सॉल्यूशन लेते हैं जो उसको सेटिस्फाई करता है, धीरे धीरे उसको ऑप्टिमल वैल्यू की तरफ ले जाते हैं और चेक करते हैं कि ऑप्टिमल आया, ऑप्टिमलिटी अचीव हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है तो उसको और ऑप्टिमल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी में सबसे पहले खुद से एक इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन लेना है। तो उसमें हम लोगों ने S1 जो सिलेक्ट वेरिएबल यहाँ पे है, S1 को 2 और S2 को 1 ले लिया है। शुरुआत यहाँ से करते हैं और बाकी X1 X2 X3 सब 0 है, यानी कि बेसिक वेरिएबल में S1 और S2 है जिसका वैल्यू 2 और 1 है। ठीक है, तो सिंप्लेक्स टेबल यहाँ से बना लेते हैं। ये कॉफिशिएंट है XB का, S1 और S2 देखिए जेड में देखते हैं एक बार क्या ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना 2x1 माइनस 4x2 प्लस 5x3। एक बार लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेड जो है 2x1 माइनस 4x2 प्लस 5x3 माइनस 4x2 प्लस 5x3 और S1 S2 तो इसमें है नहीं, तो 0S1 प्लस 0S2 लिख लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, S1 और S2 का कॉफिशिएंट जो अपना Z, जिसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसमें S1 और S2 का कॉफिशिएंट क्या है, 0 और 0। ठीक है, बेसिक वेरिएबल और उसका कॉफिशिएंट जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इधर X1 X2 X3 S1 S2 ये सारे वेरिएबल्स हैं और सबका कॉफिशिएंट अपना 2 है, -4 5 और S1 S2 का तो हम लोगों ने देखा है कि 0 है। अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें X1 X2 X3 S1 S2 का कॉफिशिएंट ऊपर लिखा हुआ। इसमें हम लोग पहले वाले रो को सीधे लिख देते हैं। अगर आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड पता होगा तो पहला वाला जो अपना यहाँ पे है, पहला वाला जो इक्वेशन है इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का क्या है 4, वैसे ही इसको लिखते जाना है बस। x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 4, x3 का -2, s1 का 1, s2 नहीं है पहले वाले में, यह पहला वाला, यह दूसरा। पहले वाले S1 में S1 का कोफिशिएंट है 1, S2 का नहीं है यानी 0। अब हम दूसरा वाला अगर इक्वेशन देखें, ठीक है, इसमें x1 का कोफिशिएंट है -1, x2 का 2, x3 का 3, S1 का 0, S2 का 1 और ये b वैल्यू अपना 2 और 1 इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे कुछ इस तरह से निकालते हैं, ये दोनों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है और उसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है,
तो 0 में से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 में -1 मल्टीप्लाई होगा तो 0, दोनों को जोड़ देंगे तब भी 0। तो 2 - 0 2 आ गया यहाँ पे -4 है। फिर 0 से 4 में, 0 से 2 में, इस तरह से -4 आ गया। इस तरह ये 5 आ गया, क्योंकि 0 में इससे भी मल्टीप्लाई करना, इससे भी, तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जे में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देखना है। अच्छा, पहले तो ऑप्टिमिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये 2 है, -4 है, 5 है, 0 0, अगर यहाँ पे सारे वैल्यूज 0 या निगेटिव होता तो हम लोग बोलते कि ऑप्टिमिलिटी अचीव हो गया है। अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आता है, यानी कि अभी ऑप्टिमिलिटी अचीव नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू रहता है उसको सिलेक्ट करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए 5, इन सब में 2 -4 5 0 0 में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर 5 है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है x3 वो अब बेसिक वेरिएबल में इधर आएगा, और हम लोग देखते हैं कौन सा वेरिएबल अब यहाँ से जाएगा। तो पहले इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं इसको। अब यहाँ से रेशियो निकालते हैं किसका, b का जो वैल्यू है उस रो में, यानी मेन कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम हम लोग x3 हो गया अपना एंटर वाला कॉलम। इसमें यहाँ पे -2 है, यहाँ 3 है, 2/-2 करेंगे 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा उसमें से हम लोग देखते हैं कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये तो नेगेटिव, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ये है, यानी कि S2 जो वेरिएबल है वो XB वाले कॉलम से निकल जाएगा और x3 वेरिएबल इसमें एंटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। ये वाला कॉलम सिलेक्ट हुआ और ये वाला रो सिलेक्ट हुआ, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 3, ये हो गया की एलिमेंट, इसको की एलिमेंट बोलते हैं। और अगली बार जब x3 आएगा, S2 की जगह पे x3 आ गया, तो पहले इस रो में जो भी वैल्यू था उसमें की एलिमेंट यानी 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पे था की एलिमेंट 3 था, ठीक है। तो पूरे इस रो में 3 से डिवाइड करने के बाद ये आया हमारे पास, ठीक है। और ये वाला जो बाकी सब जो रो है उसको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि इसके सामने रो रिडक्शन करते हैं बाकी सब का, इस वाले रो को यूज करके, सच दैट ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि पहला रो क्या है यहाँ पे 1 4 -2 1 0, ठीक है। 1 4 -2 1 0 2, ठीक है। और दूसरा वाला रो तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब ये जो -2 है ये 0 होना चाहिए, और यहाँ पे अब हम लोग रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके कोरेस्पॉन्डिंग 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है। तो कुछ इस तरह से इसको मैनिपुलेट करना है कि इस वाले जगह पे 0 आ जाए, ठीक है। रो रिड्यूस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर इस पूरे रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले रो से जोड़ा जाए तो तीसरा वाला एलिमेंट 0 आ जाता है, ठीक है। तो वही करेंगे, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता है, बाकी सब कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इस तरह से आता है। अब एक बार फिर से हम लोग डेल्टा जे निकालते हैं ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए। डेल्टा जे निकालने का वही तरीका है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। 2 माइनस इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5/3, यानी कि 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5/3, 2 प्लस 5/3 11/3 हो गया, ठीक है। ये 1 नहीं 11 होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 11/3 आ जाता है। वैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -4 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ इससे ये मल्टीप्लाई होगा 10/3, -4 -10/3, ये तो निगेटिव वैल्यू हो गया। यहाँ पे वैसे ही करते हैं तो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, यहाँ पे एक निगेटिव वैल्यू आ जाता है।
यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा जे का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग फिर से रेशियो निकाल लेते हैं। आपको पता होगा रेशियो कैसे निकालते हैं। इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो वैल्यू है 8/3 को डिवाइड करेंगे 1/3 से तो 8 आ जाएगा। फिर 1/3 को डिवाइड करेंगे इससे -1/3 से तो -1 आ जाएगा। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं तो ये तो निगेटिव है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे है ये आ जाता है, ये वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा। मिनिमम चूंकि यहाँ पे है तो ये वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा, किस लिए? बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम को लीव करने के लिए। तो S1 यहाँ से निकल जाएगा और S1 के जगह पे क्या आएगा, यहाँ से जो मैक्सिमम आया था मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे X1 के कोरेस्पॉन्डिंग, तो S1 के जगह पे अब X1 आ जाएगा। और की एलिमेंट कौन सा है? की एलिमेंट है 1/3। ठीक है, 1/3 से इस पूरे वाले कॉलम में डिवाइड हो जाएगा और रो ऑपरेशन होगा कुछ इस तरह से कि ये वाला जो एंट्री है यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ देख लीजिए लैंग्वेज। ठीक है, नया टेबल बनेगा, उसमें 1/3 से डिवाइड करने के बाद इस तरह से कुछ एंट्रीज आते हैं। फिर यहाँ पे इस रो को रो रिडक्शन करने पे इस वाले रो के साथ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, यहाँ से जब डेल्टा जे फिर से हम लोग निकालते हैं, तरीका वही है। सपोज यहाँ पे आपको निकालना है डेल्टा जे, तो वो हो जाएगा 2 - 1 × 2 2 + 0 × 5 0 यानी कि 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गया 0। अगर ये वाला जो वैल्यू है -66 आया, इसको देखना है कैसे आया होगा। ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ -4 यानी कि -4 माइनस ये इंटू ये यानी 2 × 16 32 5 × 6 30, ये हो गया कितना -4 माइनस 62। ठीक है, यहाँ से हो गया -66, ये आ जाता है। उसी तरह से देख लीजिए 0 -11 -9। इस तरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जे का वैल्यू या तो 0 आता है या फिर नेगेटिव आया है। तो यही ऑप्टिमिलिटी का कंडीशन होता है कि अगर डेल्टा जे का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू नहीं आता है, अगर सारा लेस देन या 0 आता है डेल्टा जे, तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमिलिटी अचीव हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्टिमिलिटी अचीव हो गया है और x1 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x1 है बेसिक वेरिएबल में, इसका वैल्यू हो जाएगा 8 और x3 का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो x1 बराबर 8 और x3 बराबर 3, x2 यानी कुछ नहीं यानी 0, पहले से जो हम लोग 0 लिए हुए थे वही ये चलते आया। ठीक है, तो x1 बराबर 8 और x3 बराबर 3 पे ऑप्टिमाइजेशन अचीव हो गया है। जेड मैक्स क्या हो जाएगा इसका? जेड मैक्स वहां से आ जाएगा अपना, जेड बराबर था 2x माइनस 2x1 माइनस 4x2 प्लस 5x3। ठीक है, यहाँ से बस x1 x2 x3 का वैल्यू यहाँ डालने के बाद 31 यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी सवाल में था कि एलपीपी का ड्यूअल निकालना है, तो सबसे पहले ड्यूअल निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में पहले हम लोग लिखते हैं। अभी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म क्या होता है कि अगर मैक्सिमाइजेशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप है, तो जो भी कंस्ट्रेंट है सब लेस देन इक्वल टू होंगे। ठीक है, यहाँ पे है, और जो भी वेरिएबल है सब मोर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे वो भी है, यानी कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है, बस इसको सीधे स्टैंडर्ड ड्यूअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जो रोज है वो जो ऑब्जेक्टिव, कितने रो हैं? 2 रो हैं, तो 2 वेरिएबल हो जाएगा y1 y2। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है 2 4 5, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब देख लीजिए, अगर इसको सीधे लिखा जा सकता है इस तरह से, x1 का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे सबसे पहले तो ये समझिए कि जो अपना प्राइमल है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, तो इसका जो ड्यूअल होगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। और इधर जो b वैल्यू है, b 2 और 1, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो 2y1 + y2 मिनिमाइज, यहाँ ये मिनिमाइज 2y1 + y2, ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको z बोलते हैं, यहाँ पे z' ले लेते हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे यहाँ पे जितने कांस्टेंट थे उतने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल हो गए, और जितने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल है उतने कांस्टेंट हो जाएंगे, 3 कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इस तरह से। ठीक है, अब कांस्टेंट का कैसे निकलेगा वो इस तरह से बता देता हूँ। x1 को यहाँ से देख लीजिए, x1 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1।
तो ये हो जाएगा 1 इंटू y1 यानी y1, यहाँ x1 का क्या है -1, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेंगे वो y1 के साथ इस वाले इनइक्वलिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू लेंगे y2 के साथ, ठीक है। तो इस वाले में माइनस ऑफ y2 इज, क्योंकि मिनिमाइजेशन है तब यहाँ पे मोर देन इक्वल्स टू होगा, और ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन से यहाँ पे अब आता है 2, इसी तरह से है। उसके बाद x2 को कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से y1, यहाँ से 2 y2, तो हो जाएगा क्या 4y1 प्लस 2y2, यहाँ से -4 यानी मोर देन इक्वल्स टू -4। उसी तरह तीसरा वाला इक्वेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से 3 इक्वेशन y1 y2 मोर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ड्यूअल किसी भी प्राइमल का जो ऑप्टिमल वैल्यू होता है वही उस ड्यूअल का भी ऑप्टिमल वैल्यू होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं कि 31 है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि ड्यूअल और ऑप्टिमल दोनों का ऑप्टिमल वैल्यू सेम होता है, इसलिए 31 अपना आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आने वाले समय में हम लोग 65वीं 64वीं और 60वीं 62वीं तक यानी पिछले 5 साल का एलपीपी का सारा सॉल्यूशन इसी चैनल पर डालेंगे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो अनलाइक कीजिए, और किसी तरह का कोई शिकायत या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।